बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दौरान समात रिमार्क्स दिए गए कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना हम उनके दुश्मन हैं। मिलकर चल सकते हैं, इदारों को लड़ाने की कोशिश ना करें। पार्लियामेंट एक कदम आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि हमें इदारों की इज्जत रखनी चाहिए। अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद जरूरी है। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून होंगे। जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज़ दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया। हम में तनकीद सुनने का हौसला होना चाहिए। कोई अपनी दलील बनाने के लिए हक़ाइक़ बताना चाहता है तो उसे सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से ये भी कहना था कि अटॉर्नी जनरल सिर्फ हमें आईना दिखा रहे हैं, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का कौन सा फैसला दुरुस्त था, कौन सा नहीं, इस पर लोग बात करते रहेंगे। आपसे लेक्चर सुनने नहीं बैठे कि कौन सा फैसला दुरुस्त था, कौन सा नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये भी रिमार्क्स में कहा गया कि माजी के फैसलों का मतलब ये नहीं कि पार्लियामान को मुदाखलत का इख्तियार मिल गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल को बात पूरी करने का मौका मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी काबीना ने डिप्टी चेयरमैन नैब की तकर्री की मंजूरी दे दी। ज़राए का बताना है कि काबीना ने नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की तकर्री की मंजूरी दे दी है। PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तकर्री की मंजूरी दे दी गई है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा, कब तक इम्प्लीमेंटेशन होगी? जी देखिए, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ है, जिसमें अहम फैसले और मंजूरियां हुई हैं, तकर्रियां हुई हैं, जिस पर अब इन फैसलों के फौरी बाद जो है इन पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो गया है। और डिप्टी चेयरमैन नैब की जो तकर्री हुई है, जिसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है, उसमें सुहेल अब्दुल नासिर जो है वो डिप्टी चेयरमैन नैब जो है वो तकर्र उनकी किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी आज ही जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए एहतशाम कादिर की तकरीर की मंजूरी दी है, जिनका भी नोटिफिकेशन आज जारी होगा। और इसी के साथ साथ ब्रिगेडियर शाहिद आमिर अफसर को गैर मुल्की अवार्ड से नवाजने की मंजूरी दी गई है। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया है, माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया है और साथ ही साथ अमन अमान की जो सूरत हाल है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है, जिस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है, जिसमें खास तौर पर स्मगलिंग के मामला और जो सरहदी अमूर हैं उन पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज की NA 128 और NA 129 की यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और काउंसलर से मुलाकात। अवाम परेशान है, इसलिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज की जानिब से यह कहा गया, पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहा है। हसन रजा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा मजीद क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, मरियम नवाज ने NA 128 और NA 129 की यूनियन काउंसिलों के चेयरमैनों, काउंसिलों और कारकुनों से मुशावरत की गई और उसमें उनसे गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भरपूर तरीके से इस्तकबाल होगा और यह तारीखी इस्तकबाल होगा क्योंकि अवाम का कायद नवाज शरीफ वापस आ रहा है। और मरियम नवाज ने कहा, अवाम परेशान है इसलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है, नौजवान मजदूर दिहाड़ीदार तबका बेरोजगार है, मुश्किलात से कैसे निकले हल बता रहे नवाज शरीफ वापस आ रहा है। दहशतगर्दी लूट आई है, इसके लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नौजवानों को रोजगार देने वाला नवाज शरीफ है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि गरीब को सस्ता आटा, सस्ती रोटी, सस्ती चीनी, सस्ता घी नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं मिला था। गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। सारे तजर्बे फेल हो जाते हैं तब ही नवाज शरीफ को वापस आने का मौका मिलता है। नवाज शरीफ कौम को अच्छे दिन फिर दिखाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने ऐसी धमाके करके दिफाए नाकाबिले तस्वीर बनाया था। और मरियम नवाज ने यह भी कहा कि 2024 से 2029 के 5 साल में पाकिस्तान को माशी तौर पर नाकाबिले तस्वीर बनाएंगे। 4 अगस्त 2016 को वजीर आजम नवाज शरीफ ने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया लेकिन महंगाई नहीं होने दी। तो इन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पूरी जो है भरपूर तरीके से अपनी तैयारियां जो है वो जारी रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, उनका मुस्तकबिल हमेशा सिर्फ नवाज शरीफ ने संवारा है, ये कहना है शहबाज शरीफ का। मजीद कहते हैं कि अगले 5 साल में मईशत को पैरों पर खड़ा करेंगे, महंगाई से आवाम को निजात दिलाएंगे, हर नौजवान को लैपटॉप देंगे ताकि मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब लाएं, नौजवानों को तरक्की देकर पाकिस्तान की गुर्बत कम करेंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया।
बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। कतरी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब जारी है। Civil war. Ladies and gentlemen, the General has also attended several professional courses, some of which include transformation on the Mirage 2005 aircraft from France in 1997, General Training Course on PC-9 aircraft of Saudi Arabia in 1998, Command and Staff Course from UK in 2001, Trainer Course on PC-21 aircraft from Switzerland in 2014, and transformative courses on F-15 in 2020 and Rafale in 2021. In appreciation of his operational and staff assignments in different ranks in Qatar Armed Forces, he was appointed as Chief of Staff, Qatar Armed Forces in October 2021. Ladies and gentlemen, the General is a sincere friend and a close brother of Pakistan. He has played a leading role in promoting and strengthening defense relations between the armed forces of both brotherly countries. In recognition of his illustrious services, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon Lieutenant General Pilot Salim Hamad Akil Al-Nabid, Chief of Staff, Qatar Armed Forces. Now I request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. कतरी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब इस वक्त ऐवान सदर में जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत की इंतहा, इसराइल जंग के उसूल भी भूल गया। सहूनी अफवाज, बुजुर्ग ख़वातीन, ज़ख्मी और अस्पतालों को निशाना बनाने लगीं। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी की गई। 900 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, 4600 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा के अस्पतालों में अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1254 तक पहुँच चुकी है, जबकि 2800 ज़ख्मी हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की फुल कोर्ट समाअत जारी है। Appeal because there is no one left to hear the appeal in addition to. No, but the question I think has been perhaps, with all due respect, misunderstood. The thrust of the question is not that. The thrust is that if there is a substantive right of appeal, and right of appeal is always substantive, that right vests when the petition is filed. 184(3) petition is filed, the right vests on that. That is the settled law. Now, the thrust of the question is this. Because of this reason, and a right of appeal has to be mandatory, the power or the ability of the Supreme Court to fix, whether exercised by committee, collegium, whoever, to fix a matter before any bench of strength greater than as presently constituted 7 has been taken away, because the right of appeal, being a substantive vested right, must prevail. So this is an encroachment upon the independence of the judiciary, that no bench, full court to badi dur ki baat hai, 9 member, 8 member, 10 member, 11 member, keep on counting, cannot be constituted. The hands of the court have been tied, even if it is a matter of the utmost national importance. It cannot be heard as presently constituted by more than 7. This is the question. Not कि full court बैठेगी तो full court में तो 60 के अगर 60 जज हैं तो 60 जज होंगे, well obviously बात है. That's not the thrust of the question. The thrust of the question is, which the question has been asked by my learned colleague from Japan.
you are affecting the independence of the judiciary to hear matters in respect of, you put a maximum cap, nothing beyond that. You can't go beyond that. Why you created this right of appeal? Iska kya jawab? और इसके साथ can it be, just add on to this question? if I may just say something, can it not be very, without taking extreme positions, be very reasonably resolved by saying we haven't prohibited a full court from ever meeting, nor is the law said so, nor that it should not be over a certain thing. We have spelled it out. If you, in your wisdom, which is the Supreme Court of Pakistan, considers to constitute a full court, so be it. So why could it not be resolved simply by saying this? Oh, but can the whole point is that it's a substantive right, access to justice. So the Supreme Court, in its wisdom, can say, too bad to your access to justice and substantive right. In our wisdom, the full court will sit, which means whatever we decide, no appeal against that. So the question is that, can the Supreme Court do that? When the law provides a substantive right, can the Supreme Court deny that right? Or when you deny that right, there is no issue with it, so we, in our wisdom, can decide that? And that goes to the whole point of this law, कि आपने कोई wisdom को question किया है, अभी यहाँ पे कोई problem नहीं हो रही wisdom के साथ. Let me just briefly respond to this in addition to what my Lord the Chief Justice has just observed. This situation of this sort, and I'd come to what Justice Munib Akhtar has observed, this situation could also have, a similar situation could have arisen in these proceedings. For example, if somebody had, let's say, committed a judicial contempt in these proceedings, hypothetically, what would have happened? Now, it had to go before some judge. Now, if it had, because it had happened before the entirety of full court, it could not possibly go before That's not a vested right, right? I'm coming to it. Right of appeal is a vested substantive right. I'm coming to it. You think, are you Attorney General Saab? I'm sorry to interrupt you. आप contempt of court, ये वकील या पार्टी का right है to commit contempt of court. तो आप डायरेक्ट एग्जांपल देते हैं ना, अपील भी अटॉर्नी जनरल आप डायरेक्ट एग्जांपल देते हैं कि ये केस इस केस की अपील कहाँ जाएगी? आप मफरूजों पे क्यों चल रहे हैं? ये भी तो हम केस सुन ही नहीं रहे ना. कोई ना कोई हमारे फैसले से खुश नहीं होगा, शायद सब ना खुश हों, हमें नहीं पता. उनकी राइट ऑफ अपील तो है ही नहीं. तो ये कानून ने कहाँ कहा है कि हर केस में अपील होगी? उन्होंने कहा एक किस्म के केसेस में जहाँ कम है वहाँ अपील होगी, राइट ऑफ अपील. कानून ये नहीं कह रहा है कि कानून ने उधर गए ही नहीं है. कानून उस जगह गए ही नहीं. Let's read section 5. Please read it to see कि कानून क्या कह रहा है और किसको राइट दे रहा है. पढ़ें please section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of bench exercising jurisdiction under clause 3 of article 184 of the Constitution. 184(3) की अपील लाई करेगी. इसमें तो कोई हमें confusion नहीं.